आज का क्लास टाइप्स ऑफ पावर पे शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा किया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर। वन इज पॉलिटिकल पावर, सेकंड इज इकोनॉमिक पावर एंड थर्ड इज आइडियोलॉजिकल पावर। तो ये तीनों जो पावर के फॉर्म्स हैं उसी को आज एक्सप्लोर किया जाएगा। सो इन तीनों पावर के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आइडियोलॉजिकल पावर है, जो जनरली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर को सेव करता है। और इस विचार को प्रकट करने वाला, इस विचार के समर्थकों में जो सबसे महान विचारक हैं और सबसे ग्रेट विचारक हैं वो है ग्रामसी, जिन्होंने जो थ्योरी दिया हेजेमोनी ऑफ पावर। तो इसके एक इंट्रोडक्शन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो पावर के टाइप्स हैं उसमें चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो, उसके बेसिस आइडियोलॉजिकल पावर है। जैसा आपका आइडियोलॉजी है वही तय करता है। अगर कोई डोमिनेंट आइडियोलॉजी है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो बाय एंड लार्ज विल कंट्रोल पॉलिटिकल as well as economic power. So before starting political power and economic power, I should give a brief introduction about what are those types of power and which are crucial among all the three. So obviously it is ideological power, means वैचारिक शक्ति तीनों में सबसे अहम है। वही मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को कहीं ना कहीं मिला जुला कर नियंत्रित करता, सेव करता, निर्धारित करता। और इस विचार के प्रवर्तक जो हैं, इस विचार के जो एडवोकेट हैं वो हैं ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी। एंटोनियो ग्रामसी जो आइडियोलॉजिकल पावर को सबसे ज्यादा ऊपर मानते हैं, और इसलिए उन्होंने एक थ्योरी भी दिया है, थ्योरी ऑफ हेजेमोनी। मीन्स हेजेमोनी एक वर्ड है जिसका मतलब हम आगे बताएंगे जब आइडियोलॉजिकल पावर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं जो पहला जो टाइप्स है पावर का, उसमें मैं पॉलिटिकल पावर पे चर्चा करना चाहूंगा। तो ये जो पॉलिटिकल पावर है इसको बहुत समझना चाहिए। सबको लगता हो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ पावर में पॉलिटिकल पावर सबसे इंपॉर्टेंट ना हो कि आइडियोलॉजिकल पावर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो। तो ये समझ में आएगा जब मैं आइडियोलॉजिकल पावर बताऊंगा तब। लेकिन आइडियोलॉजिकल पावर तो लास्ट में बताऊंगा, इसलिए सबसे पहले चलिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल पावर के बारे में। तो ये पॉलिटिकल पावर है क्या? ये तो बार बार मैंने बताया कि पॉलिटिकल पावर का मूर्त रूप, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, पॉलिटिशियंस के द्वारा जो एक्सरसाइज्ड पावर है वो है। क्योंकि अगर इंडियन सेटअप में देखें तो अगर मैं बोलूं हु इज पॉलिटिकल हेड, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द पॉलिटिकल हेड एट स्टेट, दोनों ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। हु इज द हेड एट थर्ड टियर गवर्नमेंट, चाहे पंचायत हो या अर्बन निकाय हो, शहरी निकाय हो, तो वहां कोई ना कोई या तो मेयर होगा शहर में, और पंचायत यानी ग्रामीण में मुखिया होगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दिस थ्री फॉर्म्स हैव देयर ओन नॉमिनेटर, और बेटर टू से दी एब्स्ट्रैक्ट पर्सन थ्रू विच द पावर इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। इन तीनों रूपों में, इन तीनों पावर स्ट्रक्चर में, चाहे टीयर वन सेंट्रल पावर बोले, टीयर टू स्टेट या प्रोविंशियल पावर बोले, और थर्ड जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे शहर में हो या ग्रामीण परिवेश में हो, सबके मुखिया हैं जिनके थ्रू पावर को आप देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये सारे मिला जुला के फॉर्मल पावर को एक्सरसाइज करने वाले इलेक्टेड पॉलिटिकल हेड हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि जितने भी पॉलिटिकल हेड की मैंने चर्चा किया,
ये अपने आप मीन्स सिर्फ यही है क्या पॉलिटिकल पावर के एलिमेंट्स? तो आंसर इज नो। क्यों नो है? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में बहस चल रही है कि भारत में ये समस्या है, वो समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहस सिर्फ पार्लियामेंट में चल रही है। ठीक है, वो मुद्दा बन गया, पॉपुलराइज हो गया, एक नेशनल थीम बन गया, एक नेशनल नैरेटिव बन गया, लेकिन वो मुद्दे घर पे भी डिस्कस होता है, समाज में भी डिस्कस होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसकी चर्चा होती है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल पावर को हम दो आयाम में देखते हैं। पॉलिटिकल पावर को हम कितने आयाम में देखते हैं? दो आयाम में। एक फॉर्मल ऑर्गन और दूसरा इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जैसे मैं बोलता हूं तो ये एक तरह से ऑफिशियल सेंस को बताता है कि नियम कानून कायदे में ये दिखता है। लेकिन इनफॉर्मल जो चीज है, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गन्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है, इसको आप डॉक्यूमेंट में नहीं देख सकते हैं, इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं अब जो पॉलिटिकल पावर को समझाना जा रहा हूं, उसके दो आयाम होंगे यहाँ पे, एक फॉर्मल ऑर्गन्स और दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गन्स। जैसे मैं फॉर्मल बोलता हूँ तो एक तरह से आधिकारिक, एक तरह से जो दिखता है कागजों पे, एक तरह से वैसी चीजें जो लिखित रूप में है, जिसको आप रिकॉर्ड मान सकते हैं, जिसके आधार पे बोल सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मल ऑर्गन्स बोले पॉलिटिकल पावर का, तो यह है लेजिस्लेचर, मीन्स विधायी का, जो कानून निर्माण करता है। जैसे आपने सुना होगा किसी भी राज्य में विधान, भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं कि राज्यों में विधानसभा है, केंद्रीय स्तर पे संसद है जिसमें दो सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जिनका मैं नाम बता रहा हूं, ये कानून निर्मात्री सभा है, दिस आर लॉ मेकिंग बॉडी, और इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसके बाद क्या है दूसरा? एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव क्या है? तो एक्सिक्यूटिव जो पावर को एक्सिक्यूट करता है, तो एक्सिक्यूट करने वाले प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनके नीचे बहुत सारे अधिकारीगण। तो आपको पता है कि भारत में दो तरह का सेटअप है, मोटा मोटी अगर देखे तो तीसरा सेटअप भी है, लेकिन वो उस तरह से हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो जहां सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह प्रोविंशियल और स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड देयर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, उनका जो नौकरशाही तंत्र है, जब मिला देंगे तो ये दूसरा फॉर्मल ऑर्गन हो जाएगा पॉलिटिकल पावर का। अब तीसरा फॉर्मल ऑर्गन क्या है? तो तीसरा फॉर्मल ऑर्गन है ज्यूडिशियरी, जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। और भारत में जो न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है, व्हेन आई से इंटीग्रेटेड, इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम मुंसिफ की अदालत, देन सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. All these setups of judiciary or courts are integrated and hierarchical. इंटीग्रेटेड कहने का मतलब कि अगर निचली अदालत में कोई अपील आपके अगेंस्ट में आ जाता तो आप उसके ऊपर जाते जाओगे, और तब तक जाते जाओगे जब तक कि हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहां ना आपका अपील पहुंच जाए और वहां खारिज या आपके फेवर में ना आ जाए। तो इसलिए ये क्या है, हायरकियल भी और इंटीग्रेटेड है। तो जिस प्रकार मैं बार बार पढ़ाया होऊंगा, अगर कोई और विद्यार्थी और क्लासेस किए होंगे, तो मैं उसमें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं, और इसको डिवीजन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में मॉन्टेस्क्यू बात करते हैं। तो वहां भी मैं लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी की चर्चा किया है, मीन्स विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन कार्यपालिका बताते समय दिमाग में, और या समझते समय दिमाग में रखना चाहिए, एक्सिक्यूटिव मीन्स सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, उनके साथ काम करने वाले वो नौकरशाही तंत्र, आईएएस, आईपीएस और विभिन्न
राज्य स्तर के अधिकारी और उनके नीचे सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यूडीसी, एलडीसी मतलब अपर डिविजनल क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क, ये सब मिलके एग्जीक्यूटिव प्लस ब्यूरोक्रेसी मीन्स executive not alone but also they are having bureaucratic setup. तो ये फॉर्मल ऑर्गन्स है, लेकिन ये फॉर्मल ऑर्गन्स कैसे पावर को एक्सरसाइज करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नियम पारित हुआ पार्लियामेंट में, अगर कोई भी नियम पार्लियामेंट में पारित हुआ है तो क्लियर कट है, आप बोले हम नहीं मानेंगे पार्लियामेंट के नियम को, लेकिन अगर नहीं मानेंगे ना तो सैंक्शन लगेगा। अब सैंक्शन के बहुत सारे फॉर्म, सैंक्शन कहने को एक तरह का रिस्ट्रिक्शन कि अच्छा इस व्यक्ति ने संसद द्वारा पारित कानून का पालन नहीं किया तो इसको गैस सब्सिडी से मींस वंचित कर दो, इसको स्कूल कॉलेज में जान नामांकन ना दो, इनको वो सारे बेनिफिट जो एक भारतीय सामान्य नागरिक को मिल रहा वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, जहां तक फॉर्मल ऑर्गन होने के कारण ऑफिशियल और सरकारी तरीके से पॉलिटिकल पावर इनके अंदर समाहित है, इनके द्वारा वो लागू किए जा रहे हैं। बोले मैं नहीं मानता एसपी को, मैं नहीं मानता डीएम को, मैं नहीं मानता कानून को, नहीं मानेंगे तो विभिन्न तरह के पनिशमेंट जो पुलिस और फाइनली जुडिशियरी के थ्रू पनिश किया जाएगा। तो इसलिए आप मानने के लिए ना बाध्य हो जाते हैं, आप मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपने सुना होगा लाइसेंस बनता है, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, ई रिक्शा वाले का तो लाइसेंस नहीं है, लेकिन वहां पे वही आप जब आपको आती है नहीं आती ये सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहली बात है कि आपके पास आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का कार्ड है कि नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, परमिट है कि नहीं, आपके पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस चालान कर देगा, और जब ये चालान करेगा तो इससे साफ पता चलता है कि क्या हुआ, इससे ये पता चला कि जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, जो ऑफिशियल फॉर्मल ऑर्गन है, सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी तरीके से पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर रहा, लागू कर रहा, यूज कर रहा, इस्तेमाल कर रहा, नहीं मानने पे ना वो पेनलाइज करता, चालान करता है। उसी तरह कई दफा ये देखा गया कि भारतीय संविधान के विरोध में या उल्टे कृत्य करते पाए गए लोग हैं तो वहां जुडिशियरी छोड़ा नहीं है, जुडिशियरी भी उसको पनिश किया है। तो ये बोलता रहा ये फॉर्मल ऑर्गन्स तो ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए बहुत बार मैंने देखा है कि भारत में टीचर कोई नहीं बनना चाहता, प्रोफेसर कोई नहीं बनना चाहता, भले जब बहुत कम लोग होंगे जो अपनी इच्छा से टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते, वो सब चाहेंगे कि किसी तरह उस फॉर्मल पॉलिटिकल पावर या फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गन का हिस्सा हो जाऊं। अगर मैं उसका हिस्सा हो जाऊंगा तो मैं बहुत शक्तिशाली कहलाऊंगा और मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो सही बात है, ये बहुत हद तक सही है, लेकिन मैंने एक चीज और भी बताया था आपको, अथॉरिटी में तीन तरह की अथॉरिटी होती है। एक अथॉरिटी ट्रेडिशनल होती है, दूसरा क्रिस्मेटिक होती है और तीसरा लीगल रेशनल होता है। तो लीगल रेशनल अथॉरिटी मोटा मोटी देखा जाए तो ये फॉर्मल ऑर्गन जैसा ही है, वो कुर्सी का खेल है, कुर्सी पे बैठने के पहले उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, उसकी अहमियत को कोई नहीं समझता, और कुर्सी छोड़ने के बाद तो सेम चीज है। जो फॉर्मल ऑर्गन्स का जो हिस्सा होने के लिए जो तुम बहुत उतावले हैं कि मुझे ये शक्ति मिल जाएगी, मुझे वो शक्ति मिल जाएगी, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि आप सत्ता और शक्ति के नशे में चूर हो कि बहुत ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। तो ये पॉलिटिकल पावर का फॉर्मल ऑर्गन था, जिसको आप हमेशा पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, एग्जीक्यूटिव मतलब जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उनके अधिकारीगण और सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत, मुंसिफ की अदालत तक के रूप में आप पॉलिटिकल पावर के फॉर्मल ऑर्गन्स के रूप में समझ सकते हो। तो ये है फॉर्मल पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल जो कागजों पे नहीं है, जो संसद में नहीं है, जो विधानसभा में नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जो मंत्री और विधायक
के द्वारा ना यूज किया जाता हो। तो इनफॉर्मल चीजें है क्या, जैसे पब्लिक ओपिनियन। जैसे मैं मानता हूं कि नहीं, ये नेतागण बोल रहे हैं भारत में बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, गरीब गरीब रहे ही नहीं, उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई, अस्पताल शानदार है। लेकिन जब पब्लिक से जाके पूछेंगे तो क्या ये जो सरकारी अधिकारी और जो बड़े बड़े मंत्री बोल रहे हैं भारत में कोई समस्या नहीं, ऐसा है? नहीं नहीं, ये सब सिर्फ कहने की बात है, कैमरा न्यूज़पेपर पेपर पे। वास्तविकता में बहुत दिक्कत है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है, पिछली सरकार अच्छी नहीं है, अगली। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है, ये इनफॉर्मल ऑर्गन जरूर है, लेकिन ये फाइनली इन्फ्लुएंस करता है। इन पब्लिक ओपिनियन का जो आउटकम से जो रिजल्ट है, हमेशा चुनाव के रूप में दिखता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता के जो ओपिनियन होते, पब्लिक जो ओपिनियन होते, वही अगली सरकार को तय करती है कौन बनने जा रहा है। जैसे ये एक स्टडी है जो CSDS के द्वारा किया गया था। CSDS सर्वे करती है चुनाव के पहले जनता के मूड को मतलब पकड़, मतलब मूड को जज करती है, उनके ओपिनियंस को आधार बना के चीजें बताती है। तो उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में दो चीज बहुत ज्यादा मतलब घर कर गया था पब्लिक के बीच, ज्यादातर पब्लिक के बीच, कि अगर बीजेपी पावर में आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देगी और बहुत सारी चीजें। तो ये ऐसा एक माहौल बना कि बीजेपी वहाँ सबसे मतलब स्टेट में भी है दूसरा तीसरा टर्म में, और नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा मेन जो रण वही है, क्योंकि बनारस से वो चुनाव लड़े हैं 2 बार और तीसरी बार भी लड़े, लेकिन वहां उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो ये पब्लिक ओपिनियन ने तय किया कि नहीं, अगर मोदी जी आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। तो ये, और फिर आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और बहुत तरह की बातें होने लगी। तो ये पब्लिक ओपिनियन कैसे एक एरिया को प्रभावित करता है, जो कि एक इनफॉर्मल ऑर्गन से, कहीं लिखित रूप में नहीं है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच चर्चा चल रहा है। वो कोई पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो कोई विधानसभा का हिस्सा नहीं, लेकिन ऐसी चीजें देखी गई। तो ये पब्लिक ओपिनियन है, जो इट्स अ काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गन ऑफ पॉलिटिकल पावर, जिसका बहुत अहमियत है, जो दिखता नहीं है, सर्वे के द्वारा पता चलता है। जो CSDS सर्वे कराई, जिसमें कुछ प्रोफेसर संजय कुमार है, उन्हीं का ये लाइन था। मैं, ये मेरा लाइन नहीं है, ये मैं उनकी बातों को आपके सामने से प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी तरह प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप का एक इंटरेस्ट है कि हमारा ये कार्य, हमको ये चाहिए, हमारा ये काम करा दिया जाए। तो वो अपने संकीर्ण हित को लेके पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से मिलते हैं, और मिलने के बाद वो अपने मांगों को पूरा करना चाहते हैं, वो ब्रॉडर इंटरेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसे ग्रुप भी, जिसको प्रेशर ग्रुप बोल रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल ऑर्गन्स है। इनका कोई लिखित में नहीं है कि हमने ऐसी मांग की, ऐसी बातें कही, लेकिन वो ऐसा करते हैं, और जिसका प्रभाव भी पड़ा, पॉलिटिशियन और बहुत सारी पॉलिसी बनवा लेते हैं लोग। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, या इनफॉर्मल ऑर्गन्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। जैसे आप, मैं ये समझाऊंगा बहुत डिफरेंट तरीके से। पता नहीं आप लोग कभी पार्टी सिस्टम और इंडिया के डिफरेंट पार्टी के कार्यों के बारे में समझे कि नहीं, लेकिन इन शॉर्ट मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले क्लास में फिर रिपीट करेंगे, और आप अपने कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें लिख सकते हैं। तो वो बातें क्या है, हर पार्टी में क्या होता है कि कोई अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंत्री, महामंत्री, विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे व्यापार मीन्स व्यवसायिक प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, माइनॉरिटी प्रकोष्ठ, विमेन या महिला प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, बहुत तरह के प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी कोई, वो कोई मंत्री नहीं होते हैं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं होता, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा, और अगर वो पार्टी रूल कर रहा, शासन में है, तो उनके इस तरह के जो पार्टी के विभिन्न अधिकारीगण हैं, जो संविधान
में संवैधानिक रूप से उनका नॉमिनेशन नहीं है कि वो संविधान की शक्ति के द्वारा ये बन गए। ठीक है, संविधान फ्रीडम देता है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी में ये नहीं बोल रहा कि आप ये कर ही लीजिए, इन्हीं को रख लीजिए। तो वो पार्टी तय करती है कि इनको क्या पद दिया गया, और वो पद जैसे कोई राज्य किसी पार्टी का राज्य स्तर का अध्यक्ष है, तो उस राज्य में उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, मतलब वो ना मंत्री है और कभी कभी विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं, फिर भी उसकी बातें बोली मानी जाती है। कई दफा आप देख लीजिए, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी, उसी तरह बिहार में भी बहुत देख लीजिए राज्य स्तर के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी। तो उसी तरह फिर और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और तमाम पार्टियां हैं। तो उनके बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो पार्टी के सदस्य हैं, वो पार्टी के अधिकारी हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पावर को शेप करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर समझिएगा, तब समझ में आएगा ये इनफॉर्मल ऑर्गन से, लेकिन ये पॉलिटिकल पावर इनके द्वारा भी चैनलाइज होता है, इनके द्वारा भी एक्सरसाइज होता है। जैसे बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से साथ जुड़े रहते हैं, उनका जब काम सरकारी दफ्तर में नहीं होता तो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, स्टूडेंट विंग के थ्रू और डिफरेंट उनके अंदर जो विंग है और सेक्शन है, प्रकोष्ठ है, उनके द्वारा अपने कार्य करवाते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल पावर का इनफॉर्मल ऑर्गन्स और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। क्योंकि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट group of person who are intended with some specific means intended to acquire some power, as they are having some specific ideology, some set of ideas on which they follow, or they go to the go among the public and demand that if our party will come to power, we will give free electricity, free education, free health services, and better women's protection. So this is what कि राजनीतिक दल का ये सारे कार्य हैं, वो कोई लोगों के समूह हैं और जिनका एक विशेष विचारधारा हो भी सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ वैसे सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ आइडियाज है जिसको वो अपने अंदर समाहित रखते हैं, और वो हमेशा उसको कैरी करते हैं और हमेशा जनता के बीच जाते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी जब शक्ति में आएगी, सत्ता में आएगी, तो हम ये सारी चीजें देंगे। तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल इनफॉर्मल ऑर्गन्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, क्योंकि ये सत्ता को प्रभावित करते ही करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मास मूवमेंट का। अब जैसी मास मूवमेंट की बारी आती तो अभी रिसेंट एग्जांपल है बांग्लादेश, जहां विद्यार्थियों का मूवमेंट हुआ और उसने सत्ता को ही पलट दिया, सब कहते हैं, बट ये पूर्णतः सत्य नहीं, लेकिन थोड़ा सच है, हाफ सत्य है, पार्शियल ट्रूथ है कि स्टूडेंट्स का रोल रहा है, बट इट वाज बैक्ड बाय मिलिट्री पावर and obviously the ruling government was uprooted, or some scholars is saying it's a coup, सैनिक तख्ता पलट। ये तो विद्यार्थियों को हाथी के दांत की तरह दिखाए गए, बट वास्तविकता में असली दांत तो सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने सत्ता को परिवर्तित, तख्ता पलट कर दिया। तो मास मूवमेंट के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जैसे भारत में मास मूवमेंट बहुत बार हुआ और इसके बड़े आयाम, इस पे चर्चा करने के लिए एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, है ना। तो इन शॉर्ट इतना ही समझिए कि मास मूवमेंट के अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो प्रभावित करती हैं, और ये प्रभावित ही नहीं करती, बदल देती है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो जो पूर्व दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे और आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक हैं और मेन नेता हैं, मुख्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के थ्रू एक मास मूवमेंट छेड़े, अन्ना हजारे उनके साथ बैठे और क्या किए, करने के बाद वो एक माहौल बना दिए कि जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो करप्ट है, वो जनता के हित में नहीं, और ऐसा मूवमेंट छिड़ा कि फाइनली कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।
तो जनता के अंदर एक सेंटिमेंट्स आ गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास मूवमेंट ऐसे नहीं काम करता। भारत में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन और छोटा मोटा मूवमेंट चलते रहता है, लेकिन उसको सबके नजरों में लाने वाला कौन है? उसको सबके नजरों में लाने वाला मीडिया है। तो मीडिया ने खूब अरविंद केजरीवाल को उछाला, खूब उछाला, और फाइनली कांग्रेस को डाउन कर दिया। ऐसे बहुत सारे जगह हो सकते हैं, लेकिन अब वाई आई एम टॉकिंग अबाउट मास मीडिया, क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। और अगर ये जो स्तंभ है, अगर ये सही है, ये जनता के हित में काम करेगा, जनता के हित को ध्यान में रखेगा, तो क्लियरली ये बोला जा सकता है कि पॉलिटिकल पावर इससे सेफ होता है। पॉलिटिशियंस डरेंगे कोई भी गलत कृत्य करने से, रॉन्ग एक्शन लेने से, क्योंकि मीडिया उसको एक्सपोज कर देगी। बट अगर मीडिया उसको एक्सपोज नहीं करेगी तो वो अपने हिसाब से ये कार्य करेंगे। और अगर एक्सपोज नहीं कर रही तो समझ लीजिए मीडिया अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। अगर कोई जिस तरह से स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं, और आईएएस अधिकारी अपनी ईमानदारी से देश हित में कार्य नहीं करते, ये उसी तरह का एक तरह का कृत्य हो गया कि मीडिया जनता के हित में नहीं कार्य कर रहा। मीडिया यहाँ नहीं, यहाँ मास मीडिया। मास मीडिया मतलब कोई जो सबसे प्रसिद्ध चैनल है, सबसे रेपुटेड चैनल है, जिसके सबसे ज्यादा व्यूज हैं, जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, और मीडिया का समूह भी इसको बोला जा सकता है। वो पूरे देश को अपने विचारों, अपने रिपोर्टिंग के द्वारा सही मुद्दों से प्रभावित करता है, जिसके पास कोई आधिकारिक शक्ति नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल पावर को शेप कर रहा है। वो ऑफिशियल नहीं है, बट ऑफिशियल्स को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार मैंने पॉलिटिकल पावर के दोनों आयाम को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, एक आधिकारिक और एक गैर आधिकारिक अंग, राजनीतिक शक्ति के आधिकारिक और गैर आधिकारिक अंग के बारे में बताया, और जो बहुत ही अहम है। और अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इकोनॉमिक पावर को समझाने का, आर्थिक शक्ति को समझाने का। और आर्थिक शक्ति में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बहुत ही अहम है कि कौन किस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स लैपटॉप बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो लैपटॉप बनाने की प्रक्रिया, रिसोर्स से सारी व्यवस्थाओं पे नियंत्रण रख रखा है, इसलिए वो इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे मैं चर्चा करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में पॉलिटिकल पावर, जो कि पावर का वन ऑफ द टाइप्स और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो ठीक है, इस अगले वीडियो लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल पावर को समाप्त करूं, जिससे फिर नेक्स्ट चीज पे जाऊंगा। तो चलिए, क्लास यहीं समाप्त होता है।